वह प्यार ही किया जो पागलपन की हद से न गुजरे, क्योंकि होश में तो सिर्फ रिश्ते निभाए जाते हैं। इसी जुनून को परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा एक और दीवानगी भरी कहानी लेकर वापस आई है। पिछली बार जब वह आई थी तो उसके एक आशिक नील को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं दूसरे आशिक और पति ऋषभ सक्सेना, जिसे ऋषु भी कहा जाता है, उसने अपना दिल इसके नाम कर दिया था। तो दोस्तों, आज हम फिर हसीन दिलरुबा फिल्म की कहानी समझने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो भारी बारिश में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पुलिस वालों को बताती है कि उसका पति उसे मार डालेगा। इस बीच आगरा में यमुना नदी में खतरनाक मगरमच्छ घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम अभिमन्यु नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक कंपाउंडर है और अपने मरीज का इलाज करने आया था। बाद में पता चलता है कि वह दरअसल यहाँ अपने काम से आया था। फिर रानी अचानक वहाँ से चली जाती है और अभिमन्यु पार्लर में पहुँच जाता है जहाँ उसकी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ रानी उसे धन्यवाद कहती है और बाद में बात करने का वादा करती है क्योंकि उसे पार्लर में कुछ जरूरी काम है। रानी पार्लर में व्यस्त हो जाती है लेकिन अभिमन्यु वहीं बाहर बैठा रहता है चाहे बारिश हो रही हो। जब रानी उसे बाहर बैठा देखती है तो वह तुरंत उसके पास जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभिमन्यु रानी को बहुत पसंद करता है। यहाँ अभिमन्यु रानी से शुक्रवार को फिल्म देखने के लिए कहता है। रानी उसे हाँ कर देती है। तभी वहाँ ऋषु की एंट्री होती है जो वहीं से गुजर रहा होता है। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपने हाथ को कटवा लिया था। अब यहाँ से पता चलता है कि ऋषु ने पुलिस की नज़र में खुद को डेड साबित कर दिया और रानी के साथ भागकर आगरा में छिपकर जिंदगी जी रहा है। ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग जीवन बिता रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से वे थाईलैंड भाग जाएं। अगले दिन ऋषु रानी से मिलता है और बताता है कि गुड्डू नामक ट्रैवल एजेंट ने कहा है कि वे उन्हें 2 महीनों में थाईलैंड पहुंचा देंगे। इसके जवाब में रानी ऋषु को बताती है कि अभिमन्यु पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया है। फ्राइडे को अभिमन्यु रानी के साथ मूवी देखने जाने वाला था। वह थिएटर पहुंचकर सारी टिकटें खरीद लेता है और रानी का इंतजार करने लगता है, लेकिन रानी वहां पर नहीं आती। वह तो दरअसल ऋषु के साथ समय बिता रही होती है। जब बहुत देर हो जाती है तो रानी नहीं आती तो अभिमन्यु परेशान होकर रानी के घर पहुंचता है। रानी उससे माफ़ी मांगती है लेकिन अभिमन्यु कहता है कि माफ़ी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से मूवी देखने चलो। रानी इस बार भी हाँ कर देती है। फिर एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं। रानी सब कुछ ऋषु को बता देती है। इसी बीच एक चोर रानी के पर्स को चुराकर भाग जाता है। ऋषु चोर का पीछा करता है लेकिन पुलिस के सामने आ जाने पर चोर भाग जाता है। पुलिस में इंस्पेक्टर किशोर होते हैं जो चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और रानी का भी पता करते हैं। वे रानी का पर्स वापस लाकर उसे देने आते हैं लेकिन उन्हें शक होता है कि ऋषु जिंदा है और वह आगरा में ही है। रानी फिर मूवी देखने जाती है और वहाँ पर ऋषु भी मौजूद होता है। ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया इसलिए वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसे पता चलता है कि पुलिस रानी का पीछा कर रही है और उसकी निगरानी रख रही है। इस वजह से ऋषु अपने मोबाइल का सिम तोड़कर निकाल देता है ताकि पुलिस को उसका पता न लग सके। जब रानी ऋषु से संपर्क करने की कोशिश करती है तो संपर्क नहीं हो पाता। इसके बाद ऋषु खुद रानी से संपर्क करता है, बताता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और हर जगह पुलिस फैली हुई है। हो सकता है कि पुलिस उसे अगले दिन स्टेशन बुलाकर पूछताछ कर सके। जैसा ऋषु ने कहा था, पुलिस रानी को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। इंस्पेक्टर किशोर रानी से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की है और उसमें देखा है कि वह लंबे समय तक किसी लड़के से बात करती है। इंस्पेक्टर किशोर उससे पूछते हैं कि वह लड़का कौन है तो रानी बताती है कि वह उसका दोस्त है। फिर अचानक एक और पुलिस वाला जिसका नाम मृत्युंजय होता है की एंट्री होती है। यह किरदार जिम्मी शेरगिल द्वारा प्ले किया जा रहा है। वह रानी से कहते हैं कि अब इस केस को वह संभालेंगे। वह बताते हैं कि नील उनका भतीजा था और वे इसके चाचा हैं। वह बताते हैं कि अब यह केस व्यक्तिगत हो चुका है और उनकी एक आदत है कि जब वे किसी के पीछे लगते हैं तो उन्हें पकड़कर ही छोड़ते हैं। वह रानी को चेतावनी देते हैं कि ऋषु को भी वह अच्छी तरह से जानते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि मोंटू चाचा कौन है। फिलहाल वह रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि वह घंटों किसके साथ बात करती रहती है और वह व्यक्ति अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है। रानी कहती है कि इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम।
तो वह कहता है कि उन्हें अच्छे से पता है कि रीशु यहीं कहीं है और वो उसे लाजमी पकड़ेंगे। पुलिस वाले रानी के आसपास के इलाके में रीशु के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। रीशु को भी पता चल जाता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। एक दिन रीशु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था। पुलिस वाले रीशु को ढूंढते हुए पूनम के पास पहुंचते हैं, जो रीशु की मकान मालिक है। पूनम तुरंत रीशु के पास जाकर बताती है कि पुलिस उसे ढूंढने आई है। पूछती है कि क्या वे उसे ही ढूंढ रहे हैं। पूनम को यह समझ में आ जाता है कि वह कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह पुलिस वालों के सामने कह देती है कि वह इस आदमी को नहीं जानती। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। पूनम ने शायद इसलिए पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह सोचती है कि अगर रीशु के खिलाफ पुलिस का ध्यान हटा तो उसे वह सब कुछ मिल सकता है जो वह चाहती है। रात होते ही रीशु घबराया हुआ रानी के घर पहुंचता है और बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया। जो उनको भगाने का सपना दिखा रहा था वह खुद जेल जा चुका है। गुड्डू, जो कि ट्रैवल एजेंट था, गिरफ्तार हो गया है और मोंटू चाचा उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। रीशु कहता है कि वह सरेंडर कर देगा। तभी नीचे से किसी की आवाज़ आती है। वह अभिमन्यु होता है। रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रीशु से कहती है कि अगर उनका प्लान सफल हो गया तो पुलिस और अभिमन्यु दोनों खुश हो जाएंगे। रानी ने अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। रीशु को यह बहुत अजीब लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी शादी कर रही है। अब अगले दिन अभिमन्यु रानी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी सिर्फ और सिर्फ रीशु को चाहती है, इसलिए वह अभिमन्यु के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती। वह अभिमन्यु को समझाती है कि उसने सिर्फ शादी की है और वह अभी किसी ऐसे शारीरिक रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि वह अभी भी रीशु को नहीं भूल पाई है। अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसके परिवार के सभी लोग गुजर चुके थे और तब से वह अकेला है। वह रानी के करीब आने की कोशिश करता है पर कोई जबरदस्ती नहीं करता। उसे लगता है कि एक न एक दिन रानी जरूर उसके प्यार में पड़ जाएगी। रानी अभिमन्यु को पंडित जी की किताबों के बारे में बताती है, जिनकी वह बहुत बड़ी फैन है। उसने पंडित जी की सारी किताबें पढ़ रखी हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूनम रीशु के करीब आने की कोशिश कर रही है। जब वह रानी को दूर से देखती है तो सब कुछ समझ आती है। फिर रीशु दौड़ता हुआ रानी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पूनम उसके पीछे पड़ी हुई है और उनके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन रानी रीशु को एक दो बातें सुनाकर अपने घर चली जाती है। रात को रानी नशे की हालत में बहुत सारी शराब पी लेती है और वह अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। अनजाने में रानी ने अभिमन्यु को यह भी बता दिया कि रीशु जिंदा है, पूनम उससे प्यार करती है और उसे धोखा मिल रहा है। यह बातें अभिमन्यु के दिल पर गहरी चोट कर देती है। अगली सुबह अभिमन्यु रानी से कहता है कि वह रीशु से कॉल करके मिलवाने के लिए कहे। रानी ऐसा करती है। वो एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर वो एक झूले में बैठकर बात करते हैं। अभिमन्यु कहता है कि वह उनकी मदद करेगा और थाईलैंड जाने में पूरी तरह से सहायता करेगा। रीशु पूछता है कि धोखा मिलने के बावजूद भी वह उनकी मदद क्यों कर रहा है। तभी अभिमन्यु कहता है कि उसे उम्मीद है कि एक दिन रानी उसके पास जरूर वापस आएगी। तभी रीशु को अभिमन्यु पर डाउट होने लगता है और उसे लगता है कि अभिमन्यु पूरी तरह से ठीक इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करता है। अभिमन्यु रीशु को एक क्लिनिक ले जाता है और यहाँ वह पुलिस से बच सकता है और सुरक्षित रह सकता है। वह कहता है कि 2 दिनों के अंदर वह उनके पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। अभिमन्यु के जाने के तुरंत बाद पूनम आती है। उसे पता चल चुका है कि रीशु और अभिमन्यु कहाँ हैं, क्योंकि वह उनका पीछा कर रही थी। रीशु पूनम को किस करता है और वह कहता है कि 1 महीने के बाद वह उससे मिलेगा। पूनम खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। पूनम के जाने के तुरंत बाद ललन नाम का एक आदमी आता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। उसके बाद अभिमन्यु आता है, जो रीशु को खाना देने के लिए आया था। बातचीत के दौरान रीशु को पता चलता है कि अभिमन्यु पूरी तरह से रानी के प्यार में पागल है। अभिमन्यु रीशु को बताता है कि जमीन के एक मामले को लेकर उसकी अपने चाचा से लड़ाई हो चुकी थी,
जिसमें उसने अपने चाचा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इसके अलावा अभिमन्यु को पता चल चुका है कि कोई और भी यहाँ आया है। जब ऋषु को पता चलता है कि अभिमन्यु बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है तो वह अभिमन्यु पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु ऋषु पर एक भारी चीज गिरा देता है और उसे लॉक करके भाग जाता है। अगले दिन अभिमन्यु रानी को यमुना नदी किनारे घुमाने ले जाता है। यहाँ वह रानी से कहता है कि जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया है उसने उन्हें कभी माफ नहीं किया। अभिमन्यु अपने बारे में बताता है कि उसने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा, यानी उसने खुद ही अपने परिवार को मारा था। वहीं दूसरी ओर ऋषु उस जगह से बाहर निकल जाता है और रात को हम अभिमन्यु और रानी को उसके घर पर देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारी किताबें देखी जाती है जिनसे पता चलता है कि अभिमन्यु भी पंडित जी का बड़ा फैन है और उसने उसकी सारी किताबें पढ़ रखी है। रानी अब उसी किताबों के आधार पर अपनी योजना बनाती है, लेकिन अभिमन्यु को उन किताबों के बारे में सब कुछ पता होता है। अचानक अभिमन्यु रानी के सिर पर हमला कर देता है जिससे उसका सिर टेबल से टकरा जाता है। हम फिल्म की शुरुआत में रानी को पुलिस स्टेशन में आते हुए देख चुके थे। यहाँ वह पुलिस वालों से कह रही थी कि उसका पति उसे मार डालेगा। रानी ने पुलिस को बताया था कि ऋषु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। उसने यह भी बताया था कि अभिमन्यु ने अपनी फैमिली को भी मारा है और वह एक नंबर का साइको किलर है। इसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर को कॉल करके ऋषु और अभिमन्यु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी इंस्पेक्टर किशोर को कॉल आता है कि यमुना नदी के किनारे 2 बॉडीज उन्हें मिली है जो शायद ऋषु और अभिमन्यु की हो सकती है। रानी को पहचान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन दोनों डेड बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी है, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक वहाँ मिलती है, जिससे रानी को लगता है कि शायद ये दोनों बॉडीज ऋषु और अभिमन्यु की है। पुलिस को लगता है कि यह सब रानी की वजह से हुआ है, तो इसलिए वो उसे मौके पर ही अरेस्ट कर लेते हैं और लॉकअप में बुरी तरह से पीटते हैं, पर रानी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। फिर मंटू चाचा मीडिया में फर्जी खबर फैलाते हैं कि लॉकअप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है। इस खबर को ऋषु भी देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कहता है कि वह पुलिस को सरेंडर करेगा, लेकिन रानी को छोड़ने की शर्त पर। वह कहता है कि वह आज रात 8 बजे रेलवे ब्रिज पर सरेंडर करेगा, यानी रानी सुरक्षित वहां पहुंच जाती है तो वह सरेंडर कर देगा। मोंटू चाचा ने प्लानिंग कर ली थी कि जब ऋषु रेलवे ब्रिज पर आएगा तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी। रात को ऋषु ट्रेन रोककर खुद को सरेंडर करने के लिए ट्रेन के सामने आता है। मोंटू चाचा अकेले ही रानी को ऋषु के पास भेज देते हैं। जैसे ही रानी ऋषु के पास पहुंचती है वह कहती है उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस टीम में एक आदमी सामने आता है जो पुलिस वाला नहीं बल्कि अभिमन्यु है और उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। अभिमन्यु ऋषु से कहता है कि अगर रानी उसकी नहीं है तो वह किसी की भी नहीं हो सकती। वह रानी पर गन तान देता है, लेकिन तभी ऋषु और अभिमन्यु के बीच हाथापाई हो जाती है। गन रानी के हाथ पर लग जाती है, लेकिन उसके पैर फिसल जाते हैं और वह ब्रिज से लटक जाती है। अभिमन्यु दोनों को ब्रिज से नीचे यमुना नदी में गिराने की कोशिश करता है। यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ तैर रहे हैं जो किसी को भी खा सकते हैं। इस झगड़े में तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं। पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है और समझ जाती है कि तीनों की जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यमुना नदी में मगरमच्छ तैर रहे थे। सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाया जाता है और उनकी खोजबीन शुरू होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता, केवल मगरमच्छों के निशान मिलते हैं। मामला बंद ही होने वाला था, तभी मोंटू चाचा बताते हैं कि यह केस बंद नहीं होगा। उन्हें इन तीनों के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है और वे कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय थी, लेकिन अगर ये मर जाते हैं और फिर ज़िंदगी जीते हैं तो वे आज़ाद हो जाएंगे। मोंटू चाचा बताते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन्होंने ललन नाम के स्पेरे के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चलता है कि अभिमन्यु और ललन ने मिलकर अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। बाद में ललन ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ललन कभी भी उसके बाद नहीं मिला, मतलब वह मारा गया। इसके बाद पूनम का भी सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसके बाद वह अभिमन्यु के क्लिनिक पर आई थी और ऋषु से मिली थी। उसके बाद पूनम भी गायब हो गई। ये जो 2 शव मिले थे ना, वो ललन और पूनम के थे।
अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, इसलिए वह हत्या को छिपाने का तरीका जानता था। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि ये शव अभिमन्यु और ऋषु के नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि शाम 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी के घर पहुंचे थे। 15 मिनट बाद एक और आदमी अभिमन्यु के घर पहुंचा था। रात 10 बजे रानी रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची, बताया कि उसका पति उसे मार डालेगा। इसके बाद ऋषि और अभिमन्यु एक स्कूटरी से बाहर निकलते हैं। रात के समय उनके बीच जरूर कुछ प्लानिंग हुई थी, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर का मानना है कि तीनों यमुना नदी में गिर गई और मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया, इसलिए केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन कुछ महीने बाद हमें हिमाचल प्रदेश के सीन दिखाए जाते हैं। महारानी उदास बैठी होती है और अपनी घटना को याद करती हैं। जब वे लोग पानी से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ रानी और अभिमन्यु ही बचे थे। ऋषु को मगरमच्छों ने खा लिया था। रानी और अभिमन्यु हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गए और वहीं रहने लगे। रानी बच्चों को पढ़ाती और अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है वहाँ पर। जब रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तभी एक बच्चे की कॉपी में दीनानाथ पंडित की कुछ लाइनों के अंश मिलते हैं जो शायद ऋषु के थे। दूसरी ओर बिहार में मंटू चाचा को पंडित जी की एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि इस किताब की सिर्फ 3 कॉपी से और 1 कॉपी उनके पास है। किताब को पढ़कर उन्हें पता चलता है कि रानी की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की प्लानिंग की गई थी। पहली रात उन्होंने यमुना नदी के पास बहुत सारा मास्क डालकर मगरमच्छों को दूर किया। हर 2 किलोमीटर पर मास्क डालने से मगरमच्छ दूर चले गए। तीसरी रात तक उन्होंने मास्क को 12 किलोमीटर दूर फैला दिया, जिससे अब मगरमच्छ ब्रिज के आसपास नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने योजना के अनुसार ब्रिज से यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी में कोई मगरमच्छ नहीं था, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। आखिरी पन्ने पर लिखा था कि अगर कहानी रोमांचक लगी तो और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि 20 मार्च को मंटू चाचा को तोता मैनर लवर्स पॉइंट पर बुलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु के टिफिन बॉक्स से भी एक चिट निकलती है जिससे पता चलता है कि उसे तोता मैना लवर्स पॉइंट पर बुलाया गया था। अब हमें तोता मैना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक है। रानी बिल्कुल किनारे पर खड़ी है, यहाँ से नीचे एक झरना बह रहा है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की मौत हुई तो उसे लगा कि वह अब अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि उस रात क्या हुआ था। रानी अभिमन्यु को बताती है कि उस रात जब वह और अभिमन्यु साथ थे, अचानक ऋषु आ गया था। ऋषु को देखकर रानी का पैर फिसल गया और उसका सिर टेबल से टकरा गया। जब उसे होश आया तो उन्होंने एक प्लान बनाया। अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि अगर वे मगरमच्छ के शिकंजे वाली किताब के हिसाब से चले तो वो तीनों बच सकते हैं, उनकी जान बच सकती है। उस रात तीनों ने यमुना नदी में कूदने का फैसला किया, लेकिन ऋषु को मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था। अभिमन्यु ने मौका देखकर ऋषु का नकली हाथ निकाल दिया, जिससे मगरमच्छ ने ऋषु को खा लिया। रानी को लगा कि इससे अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरी तरह से है अभिमन्यु की ही गलती थी। रानी कहती है कि अगर ऋषु उसका नहीं हो सका तो वह किसी की भी नहीं होगी। इसके बाद रानी उसी लवर पॉइंट से कूद जाती है। बाद में मंटू चाचा ने अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया और फ्लाइट से वापस जाने का प्लान किया। अभिमन्यु कहता है कि उसे पता है कि रानी की लाश नहीं मिलेगी। इसमें एक और सीन हमें दिखाया जाता है जहां ऋषु का हाथ निकलने के बाद उसने उस हाथ से ही मगरमच्छ को मार दिया था, जिससे ऋषु सुरक्षित वहां से भाग गया था। बाद में पता चलता है कि रानी लवर्स पॉइंट से गिरकर मरी नहीं थी, वह नदी के रास्ते किनारे पर आ गई और वहां उसे ऋषु मिला। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। जब मंटू चाचा अभिमन्यु को वापस ले जा रहे थे तो एक और राज खुलता है। पता चलता है कि दीनानाथ पंडित दरअसल अभिमन्यु के पिता है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई वेब सीरीज या फिल्म का कंटेंट आए तो वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।